तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली। और ऑक्सीजन फैमिली में मैंने ऑनलाइन क्लास में कुछ पोर्शन कवर कर दिया था। तो ऑनलाइन जितना अभी हम लोग पढ़े उसको मैं फास्ट रिवीजन करा दूंगा तेजी से। और फिर जहां से हमें ऑनलाइन वाला कंटेंट कंटिन्यू करना होगा वहां स्पीड थोड़ा मैं कम कर दूंगा। तो जो लोग ऑक्सीजन फैमिली पढ़ चुके हैं उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि फास्ट रिवीजन होगा। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप बुकलेट अगर लिए हो तो बुकलेट अच्छे से अपने सामने रखिए। नोट्स अगर बनाए हो तो नोट्स आप ओपन करके रखिए। मैं थोड़ा स्पीड में रहूंगा क्योंकि फास्ट रिवीजन है, मैं कवर करूंगा पूरा ऑक्सीजन फैमिली। तो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हो जाइए, पेन लीजिए और अपना नोट्स लीजिए, बुकलेट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ऑक्सीजन फैमिली को कॉमन अगर देखा जाए तो कैल्कोजेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओर्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको पता है। अगर इस ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, माइक किसी का आप ऑन नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, एकदम कंसंट्रेट होकर के हमारी बात को सुनिए। मैं स्पीड में क्लास लूंगा, ये ध्यान देना। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p4 होगा। मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस सेल के में इलेक्ट्रॉन इसके 6 होते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है इस ग्रुप के एलिमेंट्स का, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +6 नहीं हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। ये सारे एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं किसमें? ऑक्सीजन फैमिली में। अगर अकरेंस की बात करें बच्चों तो सल्फर पाया जाता है, सल्फेट के कंपाउंड्स में सल्फर पाया जाता है। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें याद रखना होगा, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये होता है जिप्सम का फार्मूला। इप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला MgSO4.7H2O होता है। और गैलेना से ये प्राप्त किया जाता है PbS, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और जिंक ब्लेंड से भी प्राप्त किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ZnS होता है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो NS2NP4 होता है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अब इसके बाद हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करूंगा। तो आपको नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में, हाइड्रोजन फैमिली में या इनर्ट गैस एलिमेंट, सारे फैमिली में, सारे ग्रुप में, सभी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का, तो साइज बढ़ता जाता है। तो एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम मूव करने पर बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी की बात किया जाए बच्चों तो भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन कम होगा तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी साइज बढ़ने पर कम होता है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपके एनसीईआरटी में सवाल है कि 16th ग्रुप एलिमेंट या 6A ग्रुप एलिमेंट का जो आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो कम होता है। माइक बंद कर लो यार, मैं कह रहा हूं बार बार कि माइक ऑफ होना चाहिए। जिसका माइक ऑन होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा क्लास से। माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए, जिसका माइक ऑन होगा उसको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। इसलिए ध्यान से आप लोग समझिए, फास्ट रिवीजन क्लास है तो सारे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। और आज थोड़ा मतलब ट्रायल में ले रहा हूँ कि किस तरीके का मतलब रिवीजन आपका अलग, पैरेलल में मैं रिवीजन वीडियो भी सोच रहा हूँ क्लास लेता रहूं। तो थोड़ा सा आप लोग मतलब एकदम अलर्ट रहिए, अपना कंट्रोल करना, अपना सिस्टम कंट्रोल करना है, माइक कंट्रोल करो, अपना वीडियो कंट्रोल करो, बस इतने ध्यान देना। बाकी कंसंट्रेट हो करके ईयरफोन लगा करके हमारी बात को सुनिए और ध्यान से एकदम बैठे रहिए क्लास में बस। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है क्योंकि साइज बढ़ता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ कम होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। सारे ग्रुप में यही होगा, यही नाइट्रोजन फैमिली, यही ऑक्सीजन फैमिली, यही हेलोजन फैमिली और यही इनर्ट गैस की बात किया जाएगा। अब तुमसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है बच्चों की कि
कि 15th ग्रुप का आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 16th ग्रुप से ज्यादा होता है, क्यों? तो आपको सिंपल सा रीजन है, ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो P4 आता है, नाइट्रोजन फैमिली का यानी 15th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो P3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ज्यादा स्टेबल है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, लूज नहीं करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो हाफ फील्ड के चक्कर में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन फैमिली या 15th ग्रुप का ज्यादा होता है, किससे? ऑक्सीजन फैमिली या 16th ग्रुप एलिमेंट से। अगला हेडिंग होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव वैल्यू डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, निगेटिव वैल्यू इंक्रीज, लेस निगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा। मतलब आप ऐसे सिंपली कह सकते हो कि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। बट आपको मैं बता चुका हूं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड 15th ग्रुप एलिमेंट, 16th ग्रुप एलिमेंट और 17th ग्रुप एलिमेंट के थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड से ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि थर्ड पीरियड के पास 3p ऑर्बिटल होता है और सेकंड पीरियड के पास 2p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा फील करता है, अट्रैक्शन ज्यादा फील करने की वजह से जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका बढ़ जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन का लेस होता है देन सल्फर, व्हाई? तो आपको बताना सल्फर के पास 3p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है लेस अट्रैक्शन फील करता है, जबकि 3p ऑर्बिटल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बढ़ जा रहा है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात किया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी एटम का पावर या टेंडेंसी या मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का फोर्स या टेंडेंसी या पावर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, और फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो ये कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं? सबसे ज्यादा कौन? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये तीन एलिमेंट अगर डायरेक्ट कहीं भी हाइड्रोजन से जुड़ जाते हैं तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, ये आपको ध्यान देना बच्चों। नोट्स को आप लोग पढ़ते रहेंगे, बुकलेट पढ़ते रहेंगे, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी बुकलेट बार बार रीड करेंगे, मैं ऐसे रिवीजन कराऊंगा, तेजी से सारे लोग कनेक्ट हो जाओगे, पूरा सिस्टम समझ में आएगा, तो ये ध्यान देना। अब मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं बच्चों तो पूरी पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं, पूरे पी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं। ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता है मास बढ़ता है, साइज और मास बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाने पर बढ़ता है। यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज और मास बढ़ने की वजह से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन O2 मतलब डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, जबकि सल्फर एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, क्यों? तो आपको बताना है तुरंत, ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल है, ये तुरंत मतलब इसमें पी पाई ओवरलैपिंग हो जाता है, पी पाई बॉन्डिंग पाया जाता है, जबकि सल्फर का साइज ज्यादा बड़ा होने की वजह से यहाँ पी पाई बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, इसका लाइटरल ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाता है पी ऑर्बिटल के बीच में, इस वजह से ये केवल एक्सियल ओवरलैपिंग होने की वजह से यस के बीच में सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो आपको ध्यान देना है कि साइज छोटा है तो एटॉमिसिटी कम हो जाता है, साइज बढ़ता है तो एटॉमिसिटी बढ़ जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपको नाइट्रोजन फैमिली में भी फॉलो करना। नाइट्रोजन में N2 डायटोमिक के फॉर्म में पाया जाता था, जबकि P फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, यार तेज नहीं चल रहा है, ये रिवीजन हो रहा है, ये हम लोग बहुत मतलब टाइम लगा करके पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्पीड कम करके देखना है तो आप टेलीग्राम पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तेजी से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता बच्चों कि ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस है, जबकि जबकि अगर देखा जाए ऑक्सीजन और नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो सारे सॉलिड हो जाते हैं। ऑक्सीजन हमारा जबकि सल्फर है सॉलिड है, सल्फर के नीचे वाले एलिमेंट्स भी सॉलिड में पाए जाते हैं। विशाल चौधरी, विशाल माइक बंद करो। विशाल देखो
यार तुम लोग ऐसे डिस्टर्ब करोगे क्लास है नहीं चल पाएगा। हमें लगता है कि फास्ट रिवीजन तुम लोगों को बुलाने लायक ही नहीं है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो। देखो उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ऑक्सीजन फैमिली में तुम्हें पता होना चाहिए -2 से लेकर के +6 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के +2 के बीच में ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। इस वजह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +6 में नहीं पाया जाएगा। ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके आगे डी एंड या ब्लैक एलिमेंट आ जाता है। और डी एंड या ब्लैक एलिमेंट का स्क्रीनिंग पावर कम होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है यानी NS2 और NP6 में जो NS2 इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से ये बाहर निकल नहीं पाता है। तो केवल कौन निकल पाता है? केवल P4 वाला बाहर निकल पाता है। तो इस वजह से ऊपर से नीचे जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको ट्रिक मैंने बताया हुआ है कि सारे ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम लोअर अपर टू लोअर जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद आपसे पूछा जाता है यस F6 एग्जिस्ट करता है जबकि OF6 नहीं एग्जिस्ट करता है, क्या रीजन है? तो सिंपल सा रीजन है, यस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वही ज्यादा अपना बैलेंसी बढ़ा सकता है, सारे लोग अपनी बैलेंसी एक्सपेंड कर नहीं पाएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो NS2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को बोलते क्या है? इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद अगर देखा जाए बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन, तो मैंने बोला ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के +2 होता है। इन सब में आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला ने पूछा है कि अगर ऑक्सीजन क्लोरीन को मिलाते हैं तो OF2 बनता है, इसे फ्लोराइड बोलते हैं, जबकि ऑक्सीजन क्लोरीन को मिलाते हैं तो इसे ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों इसे क्लोराइड क्यों नहीं बोलते हैं? तो आप ध्यान देना कि जो नाम लिया जाता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अकॉर्डिंग नाम डिसाइड करते हैं। यहाँ देखो OF2 में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से फ्लोराइड नाम पड़ गया। Cl2 में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका नाम फ्लोराइड, इसका नाम ऑक्साइड पड़ गया। और इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से आप निकाल सकते हो। देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एनामलस बिहेवियर। एनामलस बिहेवियर की बात अगर किया जाए तो ऑक्सीजन का एनामलस बिहेवियर तुम्हें ध्यान देना है। ऑक्सीजन साइज में सबसे छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इस वजह से साइज सबसे छोटा है तो p-pi बॉन्डिंग बनाएगा। साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये कभी भी +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना सकता है। सिंपल सी बातें हैं। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं। अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करेंगे बच्चों तो ये सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया H2O, सल्फर के साथ रिएक्ट किया H2S, सेलेनियम के साथ रिएक्ट किया H2Se, टेलुरियम के साथ रिएक्ट किया तो H2Te बन जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी कम होगा, तुरंत टूट जाएगा, गर्म करेंगे तुरंत टूटेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होता है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड एनर्जी घट रहा है। रिड्यूसिंग पावर की बात किया जाए बच्चों तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम होता है। भैया थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा, तुरंत हाइड्रोजन दे देगा, अपना हाइड्रोजन किसी दूसरे को दे करके उसका रिडक्शन कराएगा तो स्वयं क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट में पूरी केमिस्ट्री में ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या क्या कंडीशन है बॉइलिंग पॉइंट का, ये ध्यान देना। बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशन ये है बच्चों कि अगर
मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, साइज ज्यादा है, वंडरवाल अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा है, बट अगर देखा जाए तो H2S से लेकर के यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा हो जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि साइज और मास बढ़ रहा है। यहाँ देखो 3 बार मैंने एरो लगाया हुआ, इसका मतलब अगर देखा जाए तो इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, H2S का। बात समझ में आ रहा बच्चों, बताओ स्पीड सही है, बताइए। यस सर। चलो ठीक है। यस सर। माइक बंद कर दो, माइक बंद करो, एकदम स्पीड में रहेंगे। 1 घंटा 1.5 घंटे में पूरा पी ब्लॉक का रिवीजन होगा। देखो ध्यान से समझना। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ाया जाता है कि अगर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो हाइड्रोजन उस पार्टिकुलर एटम का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। बट यहाँ ध्यान देना है, बॉन्ड लेंथ कंसीडर किया जाता है। बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे जा, जैसे मान लिया ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, तो अगर देखा जाए यहाँ बॉन्ड लेंथ छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम है, सल्फर का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तुरंत हाइड्रोजन दे देगा, जितना आसानी से हाइड्रोजन देगा उसका एसिडिटी उतना ज्यादा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H2ET। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पूरा नाइट्रोजन फैमिली, पूरा ऑक्सीजन फैमिली, पूरा हाइड्रोजन में सब जगह यही हो रहा है। ऊपर से नीचे जाएंगे एसिडिटी बढ़ेगा, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होगा, तुरंत हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक कैरेक्टर है। देखो एक क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर की बात किया जाए तो सी ऑप्शन सही। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा, H2O होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो यहाँ से तुम्हें क्या ध्यान देना है, केवल एक ही बात ध्यान देना है कि SO2 एंड O3 में की अगर बात किया जाए तो ये दोनों रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। और रीजोनेटिंग की वजह से लग तो रहा यहाँ की कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, बट रियल में अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट डबल एक दूसरे में अल्टरनेटिव में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस तरीके का डॉट डॉट लाइन, मतलब ये रिजोनेंस हाइब्रिड है, मतलब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों एक इधर उधर शिफ्ट हो रहा, तो इसी को बोलते हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस की वजह से सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड SO2 एंड O3 में सेम है, क्योंकि यहाँ क्या है, रिजोनेंस है। ये आपको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ आता है। और ये 2-3 पॉइंट जो लिखा गया इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हाइलाइट्स होता है, फ्लोराइड वाला। क्यों, अरे यार अगर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा इस ग्रुप के एलिमेंट्स तो साइज छोटा हो जाएगा फ्लोरीन का ना। और फ्लोरीन जैसे मान लिया सल्फर के साथ अगर रिएक्ट किया फ्लोरीन तो SAF बॉन्ड बनेगा, अगर सल्फर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो SCl बॉन्ड बनेगा। SCl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा जल्दी टूटेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। या F का बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा फ्लोराइड का कंपाउंड स्टेबल होता है, फिर फ्लोराइड का, फिर आयोडाइड का, फिर सबसे लास्ट में आयोडाइड का। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तुरंत टूट जाएगा। अगर देखा जाए हेक्साफ्लोराइड स्टेबल होते हैं, हेक्साफ्लोराइड गैसियस होता है और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। तुम्हें यहाँ क्या ध्यान देना, एक ही बात ध्यान देना है, SAF6 का स्ट्रक्चर और इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की बात किया जाए 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और ज्योमेट्री की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, के शेप्ड ज्योमेट्री होगा। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से यही केवल आपसे पूछा जाता है। बाकी नोट्स में तो मैं सब लिख दिया हूं, आपको रिवीजन करते रहना। मैं वही चीजें डिस्कस करूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देखो याद देखना,
SF6 exist while HCl does not. Why? भैया SF6 में बॉन्ड लेंथ छोटा है, बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगा फ्लोरीन का, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ध्यान से समझना, जैसे मान लिया SF6 है, यहाँ फ्लोरीन बॉन्ड है, मान लिया HCl है तो यहाँ क्लोरीन बॉन्ड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो होगा, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा, इधर ज्यादा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, इधर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस भी कम है। आपको पता है कूलम्ब्स लॉ यही तो पढ़ो, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो R जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो इस वजह से SF6 है ज्यादा स्टेबल है HCl के कंपेयर में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जनरेट करके स्टेबिलिटी बढ़ा दे रहा है। तुमसे पूछा जाता इनर्ट बिहेवियर ऑफ SF6 है, SF6 बहुत ज्यादा इनर्ट है, क्या रीजन है? क्योंकि सल्फर के किनारे किनारे 6 फ्लोरीन जुड़े हैं और फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी कम है, बॉन्ड लेंथ छोटा बनाएगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, तो क्या दूसरा कोई एटम इस पर अटैक करके बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, क्योंकि ये नजदीक बहुत ज्यादा है। अरे यार तुम्हारे नजदीकी में अगर कोई फ्रेंडशिप कोई टाइप का है, कोई मान लिया तुम्हारा दोनों दोस्त हैं और बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो क्या इस बॉन्ड को ब्रेक करके कोई तीसरा दोस्त आकर के तुमसे दोस्ती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ये इनर्ट टाइप का हो जाता है, कोई अदर कंपोनेंट इस पर अटैक करके कोई अदर कंपाउंड नहीं बना पाता है। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, कि आप जस्टिफाई करो कि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर के होते हैं। तो सल्फर का ऑक्साइड हो चाहे किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, एसिडिक बिहेवियर का होता है, क्योंकि जब वाटर में उसको मिलाते हैं तो H+ यानी H2 यानी एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड के पास आपको पता है H+ देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर का ही होता है। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया, H2O लिक्विड है जबकि H2S इज गैस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं भी होगा ना दुनिया में, तो उसके अंदर टेंडेंसी होता है मॉलिक्यूल को एसोसिएट करके चिपका करके कंडेंस कर दो, लिक्विड में बदल दो। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। डाई ऑक्सीजन के प्रिपरेशन की बात करेंगे बच्चों, डाई ऑक्सीजन के प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो KClO3 को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? O2 + KCl बन जाएगा। इन तीनों रिएक्शन को आपको याद रखना है। यहाँ देखिए KClO3 को हीट करेंगे तब भी O2 जनरेट हो जाएगा, K2Cl2O7 को हीट करेंगे तब भी यहाँ से O2 जनरेट हो जाएगा, KMnO4 को हीट करेंगे तब भी यहाँ से O2 जनरेट हो जाएगा। ये दो रिएक्शन आपको डी ब्लॉक में भी रिपीट करना होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी इसको रिपीट करना है, यानी टर्म 2 वाले सिलेबस में। तो आपको ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप किसी भी मेटल के ऑक्साइड या मेटल के नाइट्रेट को भी हीट करते हो तब भी आपको जो है मिल जाएगा क्या? आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। देखो मेटल के ऑक्साइड को हीट किया गया, ऑक्सीजन मिल गया। यहाँ देखिए मेटल के नाइट्रेट को हीट किया तब भी यहाँ ऑक्सीजन जनरेट हो गया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड के फॉर्म में है तो उनको गर्म करते हैं तो तुरंत ऑक्सीजन लूज कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम था, वो किसी कंडीशन की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए थे। जैसे गर्म करेंगे वो तुरंत अपना ऑक्सीजन लूज कर देता है। जैसे Ag2O को हीट करेंगे तुरंत ऑक्सीजन छोड़ देगा, HgO को हीट करेंगे तुरंत ऑक्सीजन छोड़ देगा, क्योंकि इन सब की रिएक्टिविटी कम होता है। कोई तुमसे बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है, प्रेशर के साथ बॉन्ड बना हुआ है, थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तुरंत वो बॉन्ड छोड़ करके निकल जाएगा, बॉन्ड तोड़ करके। PbO4 को हीट करेंगे तब भी ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं? लेस रिएक्टिव। इनको गर्म करेंगे तुरंत ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ डेल्टा हीट करना है। अब हमें ऑक्सीजन बनाना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो है साइलेंट, हम जो है इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करोगे तो आपको पता हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके अंदर ऑक्सीजन को लूज करने की टेंडेंसी है। तो अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को गर्म करेंगे तुरंत ऑक्सीजन लूज करेगा, अपने आप को बदल देगा, किसमें? वाटर में बदल देगा। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन कैथोड पर जनरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन एनोड पर जनरेट होता है। कैसे पता चला कहां से कौन जनरेट हो रहा है? अरे भैया तुम ऐसे बना लो ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लो, एक कैथोड मान लो एक एनोड मान लो। वाटर अगर होगा
तो H प्लस और OH माइनस, इसको मान लेते हैं कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की तरफ OA जाएगा, नेगेटिव की तरफ H प्लस जाएगा। तो H प्लस कहाँ जा रहा है? कैथोड पर ना। तो H प्लस जाएगा कैथोड पर, तो इसका मतलब 2 H प्लस गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो अपने आप को बदल दिया किसमें? H2 में बदल गया। और एनोड पर कौन जाएगा? 2OH नेगेटिव जाएगा, तो बना देगा क्या? ये बना देगा O2 रिलीज कर देगा, O2 प्लस H2O कन्वर्ट हो जाएगा, तो O2 यहाँ से निकल जाएगा। तो O2 तुमसे पूछा जाएगा कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होता है? कैथोड पर, एनोड पर, या दोनों, या नन ऑफ दीज? तो कहाँ एनोड पर ये रिलीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा डिटेल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में टॉपिक में डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद हम अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कौन नहीं जानता है? सारे लोग ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जानते हैं। अगर ऑक्सीजन हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड। देखो कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम का ऑक्साइड बना दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया एल्युमिनियम का ऑक्साइड, अगर फास्फोरस के साथ रिएक्ट किया तो फास्फोरस का ऑक्साइड बना दिया। उसके बाद अगर कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन का ऑक्साइड बना दिया। तो आसानी से आप बता सकते हो। अब देखो अगर मान लीजिए किसी मतलब किसी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके भी ऑक्साइड में बदल देता है, तो ऑक्सीजन का किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके ऑक्साइड, पर्टिकुलर ऑक्साइड जो हमें जनरेट करता है। ठीक है। उसके बाद यूजेज की अगर हम बात करें बच्चों, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन का यूज यार ये तो लिविंग, ये मतलब लाइफ गैस है, मतलब ये जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस यही है। रेस्पिरेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं। हॉस्पिटल में जो है सिलेंडर के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है। कोरोना में ढेर सारा ऑक्सीजन जरूरत पड़ा था, तो बहुत ज्यादा इसका मतलब यूजेज है हमारे मतलब इन्वायरमेंट में। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया, डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। तो आपको बाबा का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इसलिए पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं आंसर तुम्हें नहीं पता हो रहा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल तभी पैरामैग्नेटिक होगा जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और कोई मॉलिक्यूल तभी डायमैग्नेटिक होगा जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। बात समझ में आया बच्चों? क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलो। Yes, sir. हाँ बोलो। यस सर। अभी क्लास में है, बाद में कॉल करिए आप, क्लास में है। देखो, एक्सप्लेन हाउ ऑक्सीजन एक्ट एज अ वाइटल सपोर्ट फॉर एक्वेटिक एंड मैरीन लाइफ। कह रहा है कि बताइए, आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे ऑक्सीजन जो है वाइटल सपोर्ट फॉर एक्वेटिक एंड मैरीन लाइफ के लिए। तो आपको पता, ऑक्सीजन में वाटर की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। तो जब थोड़ा सा गर्म वाटर होता है, वार्म वाटर होता है, उसमें जो मछली वगैरह बहुत मतलब अनकंफर्ट फील करती है। रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद O2 डायरेक्टली। तो इसमें सबसे लेस रिएक्टिव मेटल प्लेटिनम है, ये जल्दी डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एक क्वेश्चन आपके मेडिकल में आया हुआ है, व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट किया जाए 600 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बनेगा? तो बनेगा बच्चों HPO3 बन जाता है। इसी को मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। रिएक्शन को लिख करके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में आ चुका है और आपके बोर्ड में भी आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए पेरोक्साइड। कह रहा है कि इसमें कौन सा कंपाउंड पेरोक्साइड है? तो याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ऑक्सीजन पर -1 तो पेरोक्साइड, ऑक्सीजन पर अगर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नॉर्मल ऑक्साइड, ऑक्सीजन पर अगर -1/2 हो जाए तो सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो सारे लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और बी में अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा क्या? -1 आएगा। चेक कर लेते हैं, इसको जब ब्रेक करोगे बेरियम पर 2+ और ऑक्सीजन O2 पर 2 नेगेटिव। इसको अगर देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन है तो 2x मान लो इक्वल टू चार्ज कितना है ऊपर -2 है, तो x इक्वल टू क्या करेंगे? -2/2 करेंगे, इक्वल टू -1 हो जाएगा। कितना आसान है, आप आसानी से बता सकते हो। कई लोग तो क्लास छोड़ करके ही भाग गए। ऐसा है मतलब झेल पाना इतना आसान नहीं है, और स्पीड मतलब चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो जो नए बच्चे हैं वो तो भाग ही गए छोड़ करके। यस सर। इतना आसान नहीं है बाबू झेलना, इसलिए जो लगा रहेगा उसका रिवीजन हो जाएगा 1-1.5 घंटा में पूरा ऑक्सीजन फैमिली। चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद ओजोन की हम बात कर लेते हैं। ओजोन के बारे में अगर देखा जाए तो तुम्हें क्या क्या पॉइंट ध्यान देना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है, रिजोनेंस हाइब्रिड होता है। इसमें ऑक्सीजन में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजोनेंस। ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, बॉन्ड आर्डर इसका 1.5 होता है। ये एलोट्रोपिक होता ऑक्सीजन का, और ये ओजोन लेयर को मतलब ओजोन लेयर इसी ओजोन से ही बना होता है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पर आने से रोकता है। प्रिपरेशन की अगर बात किया जाए, प्रिपरेशन की अगर बात करें तो O2 से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएंगे तो O3 बन जाता है। सिंपल, O2 से O3 बनेगा, O3 से O2 बनेगा, कंडीशन अप्लाई है। अगर O2 से O3 बन रहा है तब तो हीट हमें देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन अगर O3 से O2 बन रहा तो एक्सोथर्मिक जस्ट रिवर्स यानी नेगेटिव 142 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की मदद से हम लोग O3 ओजोन बना सकते हैं। देखो, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये हल्का मतलब ब्लू गैस होता है, डार्क ब्लू लिक्विड होगा, वायलेट ब्लैक सॉलिड होगा। आपको पता होना चाहिए, याद रखना, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ये है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन करो कि O3 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीजन को भैया तुम रखोगे, O2 प्लस ऑक्सीजन दे देगा। नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन के लिए। ये नेसेंट ऑक्सीजन सामने वाले मटेरियल में ऐड होकर के उसका ऑक्सीडेशन करा देगा, और उसका ऑक्सीडेशन ओजोन की वजह से हुआ, इस वजह से ओजोन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको देखो, ये कह रहा है कि थर्मोडायनेमिकली अगर देखा जाए ओजोन अनस्टेबल है, क्या रीजन है? तो देखो, ये सिंपल सा रिएक्शन इसने दिया हुआ है। इस रिएक्शन के लिए अगर देखा जाए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, रिएक्शन को रिवर्स कर दो, रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव अगर है तो हमें एक इक्वेशन फॉलो कर लेना चाहिए। डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव तब तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, जैसे डिजिटल पेन को ऐसे गिरा दे, अपने आप गिर गया, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव, और अपने आप नहीं गिरे, फेंकना पड़े ऊपर, तो इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना। देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और एंट्रोपी यहाँ देखो 2 मोल्स है, यहाँ 3 मोल्स है, तो एंट्रोपी, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव। इस इक्वेशन में गिब्स हेल्मट इक्वेशन, इसका वैल्यू नेगेटिव रखा, और ये टेम्परेचर नेगेटिव है, डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। ओवरऑल कैलकुलेट करके डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव मतलब ये स्पॉन्टेनियस, मतलब O3 O2 में अपने आप बदल जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और अपने आप में बदलने का सेंस क्या हुआ, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा। एंट्रोपी मतलब क्या होगा? एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, मतलब जैसे क्लास में सारे बच्चे रैंडमनेस टाइप का बैठे हो, इधर उधर, कोई फर्श पर बैठ जाए, कोई प्रोजेक्टर पर लटक जाए, कोई फैन पर लटक जाए, तो इसका मतलब एंट्रोपी उसका बढ़ गया। और अगर मतलब सिस्टमेटिक सारे लोग बैठे, मतलब एंट्रोपी उसका कम हो गया। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, जितना रैंडमनेस होगा उतना एंट्रोपी ज्यादा होता है। देखो, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाले का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये सामने वाले का क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएंगे। देखना, यहाँ पीवीएस है, तो पीवीएस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ देखना, सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ देखो +6 ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। यहाँ देखो आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज 0 में बदला, ऑक्सीडेशन करा रहा है। यहाँ देखिए +5 में बदल रहा, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो इसका मतलब ये सबको, अब ये ध्यान देना, +5 और +7 में तो बदल देगा, मतलब HiO4 में भी बदल सकता है, बट ये ध्यान देना HiO2 में नहीं बदलेगा। क्वेश्चन है आगे, अभी मैं कराऊंगा। क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर ले जाएगा ना, ऑक्सीडेशन ज्यादा कराएगा ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए +5 ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 ज्यादा, बट यहाँ अगर देखोगे तो +1 ही आ रहा, तो उतना अच्छे से ऑक्सीडेशन इसका नहीं कर पाता है।
यहाँ देखो आयरन 2+ से बदल दे रहा, आयरन 3+ में मतलब ऑक्सीडेशन करा रहा है, इस वजह से क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ देखो 2+ है +4 में कन्वर्ट हो रहा है, या भी ऑक्सीडेशन करा रहा है, कौन, ओजोन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NO2 में देखिए +4 से शिफ्ट कर दे रहा है, कितने किसमें, +5 है, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, क्या पूछा गया है कि सुपरसोनिक जो जेट होते हैं, प्लेन होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, कैसे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुपरसोनिक जेट होते हैं वो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस ओजोन के साथ रिएक्ट करके NO2 + O2 दे देता है। भैया जब यहाँ ओजोन लेयर इसे रिएक्ट करेगा तो ओजोन O2 में बदल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ओजोन का कंसंट्रेशन कम हो रहा, ओजोन का कंसंट्रेशन कम मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा, तो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह और ढेर सारे डिजीज काज होने लगते हैं। अब इसका यूजेस क्या है ओजोन का, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मैन्युफैक्चरिंग आप KMnO4 और जर्मिसाइड के रूप में या ब्लीचिंग ऑयल के रूप में इसका यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग आप KMnO4 कहाँ पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ना, और जर्मिसाइड, दो इंपॉर्टेंट है। नीट 2013 का एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, कह रहा है इसमें कौन ऑक्सीजन नहीं देगा, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन दे देगा, देखो O2 दे दिया, इसको हीट करेंगे तब भी ऑक्सीजन, अभी इसको हीट करेंगे तब भी अभी ऑक्सीजन दिया, अभी आपने देखा, और इसको हीट करेंगे तो नहीं देगा ऑक्सीजन, क्योंकि अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में हम लोग देखे थे N2 + Cr2O3 + H2O में N2 ये देगा, जबकि इसको हीट करेंगे तब भी O2 दे देगा, तो कौन ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट। सी वाला केवल हीट करेंगे N2 देगा, बाकी सारे लोग किस क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। देखो एडवांस का एक क्वेश्चन है, हम लोग तेजी से इसको करते हैं, इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सल्फर, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म अगर देखा जाए तो सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म सल्फर रोहम्बिक होता है, सल्फर मोनोक्लिनिक होता है। सल्फर रोहम्बिक को अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, सल्फर रोहम्बिक को क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर बोलते हैं। और अल्फा सल्फर यहाँ देखिए S8 यानी रोहम्बिक सल्फर अगर टेम्परेचर कम हो 369 केल्विन से कम हो तो रोहम्बिक सल्फर में पाया जाता है, अगर टेम्परेचर 369 से ज्यादा हो तो मोनोक्लिनिक सल्फर में पाया जाता है। मतलब अगर रोहम्बिक को गर्म कर दें तो मोनोक्लिनिक में, और अगर ठंडा कर दें तो रोहम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम अब ओवर हो गया है, टाइम अगर देखा जाए तो 40 मिनट हो गया है, आपको फिर से ज्वाइन करना है और एक मीटिंग में मैं पूरा क्लास निपटा दूंगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को यानी P ब्लॉक एलिमेंट्स को निपटा देंगे आज। ठीक है बच्चों, सभी लोग ज्वाइन करो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। आ रहा है हाँ सर, समझ। स्पीड सही है, स्पीड सही है बच्चों, यस सर, यस सर, सही है ना स्पीड, चलिए सही है। तो आप लोग फिर से ज्वाइन करो, फिर हम लोग एक बार और ज्वाइन करते हैं 40 मिनट में, उसके बाद कवर कर लेते हैं, चलो ठीक है।